गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री का जो था वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म शुरू किया था। इसके अंदर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से सोसाइटी में सोशल इविल्स थी, ठीक है, और वो सोशल इविल्स किस प्रकार से आप कह सकते हो डिफरेंट सोशल जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने उनको खत्म करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रगल किया। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है अब हमें कवर करने हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था। वर्किंग टुवर्ड्स चेंजेस मींस किस प्रकार से सोसाइटी में चेंजेस आई, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उन सबको देखा। जहां पर हमने विडो की लाइफ को देखा कि विडो जो है उनको किस प्रकार से उनको जीवन व्यतीत करती थी और विडो को फिर किस प्रकार से रीमैरी करने का या कह सकते रीमैरिज का अधिकार दिया गया। एंड गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। पहले गर्ल्स को स्कूल या एजुकेशन अचीव करने का कोई राइट नहीं था, पर धीरे धीरे जो आप कह सकते हो डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे उन सब ने क्या किया, गर्ल्स को स्कूल जाने की अनुमति भी प्रोवाइड किया। आप कह सकते हो जो लिबरल पेरेंट्स थे या लिबरल जो हस्बैंड्स थे उन्होंने अपनी जो गर्ल्स थी उनको स्कूल जाने के लिए अलाउ किया, क्योंकि जो हमारे कंजर्वेटिव पीपल्स थे उनका मानना था कि अगर गर्ल्स एजुकेशन अचीव करेंगी तो दे विल डिनाई फॉर द डोमेस्टिक चोर्सेज एंड यू कैन से डोमेस्टिक ड्यूटीज। तो ऐसा कुछ उनका डर था, बट देयर आर सम लिबरल यू कैन से लिबरल हस्बैंड एंड यू कैन से फादर्स, तो उन्होंने उनको अलाउ किया था। आज के वीडियो लेक्चर में अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वीमेन राइट अबाउट वीमेन। मीन्स वीमेन ने वीमेन के विषय में लिखा, वो लाइफ किस प्रकार से बिताती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लिखा, जिससे आप कह सकते हो कि आम जनता को पता चला कि एक वीमेन किस प्रकार का जीवन व्यतीत करती है। कई बार वो क्या होता है, वो एक कैद के रूप में अपना उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक तरीके से। फिर हम वीमेन के बाद हम जाएंगे कास्ट के बाद के ऊपर, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट से रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी एंड सोशल रिफॉर्मर्स ने उनको किस प्रकार से टैकल किया, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, because we are living in the democratic country and in democratic country all people are equal. So for demand for equality and justice किस प्रकार से की गई, क्योंकि जिस वक्त की हम बात करेंगे उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी थी कि सोसाइटी में अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का जो फिनोमिना है जो था वो प्रिवेल था सोसाइटी के अंदर। तो किस प्रकार से इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए डिमांड की गई, किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया गया, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। जहां पर हम गुलामगिरी जो एक उपन्यास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट हु कुड एंटर द टेम्पल्स, टेम्पल्स में कौन एंटर कर सकता है, क्योंकि वी बिलोंग टू अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड इन दिस सोसाइटी अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इविल्स भी विद्यमान थी। तो जिसकी वजह से टेंपल में एंटर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और सबसे लास्ट होगा नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, राइट। तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। So our first topic that is women write about women, means women जो है वो women लाइफ के बारे में क्या लिखती है उनको देखते हैं। अर्लियर 20th सेंचुरी के अंदर अगर हम बात करते हैं, बेगम्स ऑफ भोपाल played a notable role in promoting the education among women। तो भोपाल के अंदर जो बेगम्स थी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वीमेन में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। They founded a primary school for girls at अलीगढ़। उन्होंने अलीगढ़ के अंदर क्या किया, एक गर्ल्स स्कूल जो था वो इस्टेब्लिश किया, जहां पर गर्ल्स जो थी वो एजुकेशन अचीव कर सकती थी। बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, she started schools for Muslim girls in पटना एंड कलकत्ता। उन्होंने पटना और कलकत्ता के अंदर क्या किया, मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए ताकि जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वहां पर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से देखिए कि 20th सेंचुरी के अंदर जो फीमेल थी उन्होंने क्या किया, फीमेल एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए प्रयास किए। और खासकर ये किया किसने, जो राजा की बेगम हुआ करती थी उन्होंने, मीन्स जो क्वीन हुआ करती थी उन्होंने उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि भोपाल के अंदर जो बेगम थी, ठीक है, सॉरी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ के अंदर हम बात करते हैं, अलीगढ़ के अंदर उन्होंने क्या किया, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया। और उस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अंदर क्या हुआ, गर्ल्स को की एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इसी तरीके से जो रोकेया शेखावत हुसैन थी, जो बेगम रोकेया शेखावत हुसैन थी, उसने मुस्लिम गर्ल्स को
एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पटना और कलकत्ता के अंदर एक स्कूल ओपन किया जहां पर मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन अचीव कर सकती थी। इसके बाद इंडियन जो वीमेन थी दे स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज में जाने लगी। एंड बाय द 1880s वेयर दे वर ट्रेन टू बी अ डॉक्टर्स एंड सम बिकेम टीचर्स आल्सो। उनमें से कुछ डॉक्टर्स बनी, कुछ टीचर्स बनी। तो इस तरीके से देख सकते हो कि किस प्रकार से फीमेल ने फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, ऐसे ही पंडिता रामाबाई शी रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वीमेन। यस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। पंडिता रामाबाई ने क्या लिखा, अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में क्या बताया कि जो हिंदू के अपर कास्ट की जो वीमेन है उनको किस प्रकार का लाइफस्टाइल बिताना पड़ता है, वो किस प्रकार से एक मिजरेबल लाइफ बिताती है, उस चीज को वहां पर डिस्क्राइब किया। किस प्रकार से उनको डिस्क्राइब किया कि उनके पास किसी भी प्रकार के कोई राइट नहीं होते, दे वर जस्ट ओनली थॉट अबाउट दैट दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड एंड द फादर्स। ठीक है, उन्हें जस्ट ओनली एक हस्बैंड और फादर की प्रॉपर्टी माना जाता है, उनके पास कोई राइट नहीं होते, उनके साथ किस प्रकार से गंदा व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीजें जो है उन्होंने क्या किया, पंडिता रामाबाई ने अपनी उस बुक के अंदर लिखी, जहां पर दिखाया कि जो अपर कास्ट, हमने कास्ट की तो बात कर ली, दे बिलोंग टू अपर कास्ट, बट देयर लाइफ इज सो मिजरेबल, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल थी। तो उसके विषय में पंडिता रामाबाई ने अपनी बुक के अंदर लिखा। इसी प्रकार से बहुत से जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, दे फेल्ट दैट Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. अब बहुत सारे जो हिंदू पीपल थे, मीन्स यू कैन से कंजर्वेटिव पर्संस, उन्होंने कहा कि हिंदू वीमेन क्या कर रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है। अगर वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगी तो हिंदू कल्चर करप्ट होता जा रहा है, हिंदू कल्चर की जो फैमिली वैल्यूज है वो खत्म होती जा रही है। उन्होंने ये बात की। बट बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वीमेन रोट बुक्स, वीमेन ने जो बुक्स थी वो लिखी, इवन सम एडिटेड मैगजीन्स, उनमें से कुछ ने मैगजीन्स को भी के अंदर भी कुछ लिखा, एंड फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर आल्सो, एंड सम सेट अप द वीमेन एसोसिएशंस। और ये वीमेन एसोसिएशन क्यों बनाई गई, फॉर द इक्वल राइट ऑफ द फीमेल, ताकि वो इक्वल राइट, फीमेल को इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाए, इन सब के लिए प्रयास कर सके। शुरुआती दौर में तो ये रहा कि जो हिंदू कंजर्वेटिव पर्संस थे उन्होंने कहा कि फीमेल्स आर अडोप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर्स, तो जिसकी वजह से हिंदू कल्चर जो है वो इरोड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ये सब बातें की गई। बट जैसे 19th सेंचुरी का एंडिंग ईयर्स आए, उस समय के दौरान में जो फीमेल थी वो बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी थी। उनमें से कुछ फीमेल्स ने बुक्स लिखी, जैसे कि अभी हमने एक बात पढ़ी है कि पंडिता रामाबाई ने क्या लिखा, एक बुक लिखी, और बुक के अंदर क्या बताया कि अपर कास्ट हिंदू वीमेन की मिजरेबल लाइफ कैसी है, इट वाज अ मिजरेबल लाइफ, स्पेंड मिजरेबल लाइफ, तो उसके बारे में लिखा। तो जो वीमेन थी उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्पेयर्स में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ने बुक्स लिखनी शुरू कर दी, कुछ ने मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, कुछ ने स्कूल्स ओपन करने शुरू कर दिए, कुछ ने कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने शुरू कर दिए। इवन कुछ वीमेन ने तो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन ओपन की ताकि इक्वल राइट के लिए आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया जा सके। And some of them also form political healthcare center also, and some of them provide education for women also। इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन भी ओपन होने लगे। In the 20th century, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose extended their support to demand for the greater equality and freedom for women। अब 20th सेंचुरी के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने कोशिश की कि फीमेल भी को भी उतनी ही फ्रीडम और उतनी ही इक्वलिटी मिलनी चाहिए जितनी कि मेल मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पहले सोसाइटी में उनके पास कोई राइट नहीं थे, 19th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे आप कह सकते हो उनके स्टेटस जो था वो इंक्रीज होने लगा, उनके आप कह सकते हो उनके साथ अच्छा व्यवहार होने लगा, उनका स्टेटस इंक्रीज अपग्रेड होने लगा। और 19th के बाद अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो उनका लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, उनकी एजुकेशन बढ़ चुकी थी, दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पेयर ऑफ द लाइफ, वो हर जगह पर हर फील्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती थी। इस प्रकार से ये चेंजेस जो थी वीमेन की लाइफ में आने लगी। स्टूडेंट्स, तो ये था वीमेन से रिलेटेड। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। स्टूडेंट्स, आप अपने माइंड में सबसे पहले एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लीजिए, एक इमेज क्रिएट कर लीजिए। इमेज है कि यू आर लिविंग एट द 100 और 200 ईयर अगो। उस वक्त अगर मैं सोसाइटी की बात करता हूं, उस वक्त सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम था इट वाज वेरी रिजिड। ठीक है, सोसाइटी अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में डिवाइड थी। अपर कास्ट के जो पीपल थे वो हमेशा लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। आप अपने माइंड में ये इमेज बना लीजिए और उसके बाद
पॉइंट को आगे पढ़ना शुरू कीजिए। तो उस सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, जो प्रार्थना समाज था, adhered to the tradition of the bhakti that believed in the spiritual equality of all caste. प्रार्थना समाज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस अगर हम बात करते हैं सोसाइटी में जितनी भी कास्ट है ऑल आर इक्वल, उन्होंने इस चीज की डिमांड की। उनकी जो शुरू से ही डिमांड थी, उनकी डिमांड यही थी कि ऑल कास्ट आर इक्वल। इस समाज ने ये डिमांड की। द परमहंस मंडाली founded in Bombay in 1848 worked for the abolition of the caste। ठीक है, जो परमहंस मंडाली थे, उन्होंने इसको बॉम्बे, आप कह सकते हो 1848 के अंदर इसके बॉम्बे के अंदर इसको स्टार्ट किया, और कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने के लिए, कि भाई कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट और लोअर कास्ट की सिचुएशन है, इन सबको खत्म करने के लिए 1848 में बहुत ज्यादा प्रयास किए। ठीक है, 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, they began set up their schools for the tribal people and for the lower caste children, ताकि इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, वो कोई बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे थे कि भाई वो ट्राइबल पीपल को अपग्रेड करने के लिए या लोअर कास्ट को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे थे, बल्कि वो काम किसके लिए कर रहे थे, वो उन्हें कन्वर्ट कराना चाहते थे क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर। उनका मेन पर्पज ये था वैसे। ठीक है, बट दे स्टार्ट टू सेट अप द स्कूल्स आल्सो फॉर दीज पर्संस, ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। उसी समय के दौरान में द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड यू कैन से स्मॉल टाउन्स, पीपल फ्रॉम ऑल द लोअर कास्ट ऑफ ऑल ओवर द इंडिया, दे बिगेन मूविंग टू द सिटीज। वो सिटीज में जाने लगे, where there was a new demand for labor, क्योंकि वहां पर लगातार आप कह सकते हो डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही थी। तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने की वजह से वहां पर उनके सामने क्या था, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही थी। इसलिए क्या करने लगे, पीपल जो थे वो गांव या छोटे शहर छोड़कर बड़े सिटीज में जाने लगे। some also went to the work for the plantation worker as a Assam and you can say Trinidad, इंडोनेशिया और जो अदर जो एरियाज थे वहां पर गए। ठीक है, एज ए प्लांटेशन वर्कर के रूप में। फॉर द पुअर एंड फॉर द पीपल ऑल लोअर कास्ट, it was an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowner exercise over their life and daily humiliation they suffered। अब ये व्यक्ति यहाँ से मींस अपने उन शहरों को, उनके गांव को छोड़कर दूसरे एरिया में क्यों गए, क्योंकि उनको मानना ये था अगर वो यहाँ से छोड़कर दूसरे एरिया में जाते हैं तो जो ये लैंड ओनर्स हैं, जो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, जो लैंड ओनर्स अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं ना, जो ये हमारे ऊपर जो हमेशा ऑपरेशन करते हैं, हमें जिस ह्यूमिलिएशन का सामना हर रोज करना पड़ता है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, जितने भी ये पुअर पर्सन थे या जितने भी ये लोअर कास्ट पर्सन थे, वो क्या करने लगे, अपने उन प्लेसेस को छोड़कर सिटीज में जाने लगे ताकि वहां पर वो एक नया जीवन व्यतीत कर सके या नया जीवन शुरू कर सके। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस प्रकार की लाइफस्टाइल हमने देख ली है ना। आप स्टूडेंट देख सकते हो कि आगे क्या हो सकता है, मीन्स आप देख सकते हो कि किस प्रकार का दयनीय जीवन या कह सकते हो मिजरेबल कंडीशन वो किस प्रकार से बिताते थे। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट पीपल थे, ठीक है, ब्राह्मण को अपर कास्ट माना जाता था, तो जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट पीपल थे, या आप इसको लोअर कास्ट की बात कर सकते हो, दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने डिमांड की कि उनको सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जितने भी लोअर कास्ट थे उन सब ने, ठीक है, इनके अंदर एक बात बताई गई है, द सतनामी मूवमेंट, इट वाज फाउंडेड बाय द घासीदास हु वर्क एज ए लेदर वर्कर, जो कि एक लेदर वर्कर के रूप में काम करता है। ही ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। एक सतनामी मूवमेंट थी जो कि घासीदास ने शुरू की थी, जो कि एक लेदर वर्कर के रूप में काम करता था, ठीक है, एक लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था। उसने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की जिसका मुख्य उद्देश्य था कि उनके सोशल स्टेटस को इंक्रीज किया जा सके। इसी प्रकार से ईस्टर्न बंगाल के अंदर हरिदास ठाकुर, ठीक है, उन्होंने भी जो ब्राह्मणों के द्वारा जो टेक्स्ट की बात की जाती है ना, जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि भाई ये टेक्स्ट बनाया किसने, ये टेक्स्ट कैसे कह सकता है कि वी ऑल आर नॉट इक्वल, दे बिलोंग टू अपर कास्ट एंड वी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। तो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, जो ब्राह्मण पीपल हमेशा कहते थे कि पुराने रीति रिवाज, पुराने धर्म ग्रंथ ये कहते हैं इन सब चीजों के ऊपर।
इसी प्रकार से श्री नारायण गुरु, उन्होंने घोषणा की, proclaimed the ideals of the unity for all his people. उन्होंने घोषणा की कि हम सब व्यक्तियों में एकता होनी चाहिए, we all are equal. इसके अलावा ही आर्ग्यू अगेंस्ट द ट्रीटमेंट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिफरेंस। उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट काम किया कि कास्ट के आधार पे उनको लोअर कास्ट माना जाता है, वी आर नॉट इक्वल, ये बात बताई जाती है। तो उन्होंने इसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट की, इसके खिलाफ भी आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में जितने भी नॉन ब्राह्मण पीपल थे, उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए, या कास्ट के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके लिए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एंड दे डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, और उन्होंने सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड की। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो गुलामगिरी पढ़ेंगे। गुलामगिरी एक तरीके से उपन्यास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योतिबा फुले। He was born in 1827, who developed his own ideas about the injustice of the caste society. कास्ट सोसाइटी की वजह से जो कुछ पीपल इनजस्टिस फेस करते हैं, ठीक है, उनके प्रति उन्होंने खुद अपना एक विचार प्रकट किया, एक विचारधारा क्रिएट की। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्राह्मण्स वर आर्यंस, they were considered as a foreigner, came from the outside that subcontinent and defeated and subjugated those who had lived here from before the coming of the Aryans. अब यहां पर ज्योतिबा फुले ने बड़े ध्यान से देखिए क्या बात बोली है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स वो अपने आप को आर्यंस मानते हैं। जो आर्यंस है, दे वर द फॉरेनर्स, वो हमारे इंडिया के तो है ही नहीं है, वो तो फॉरेनर है। वो कब आए? जो हमारे यहाँ के पर्सन रहते थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या है? दे वर द फॉरेनर्स, वो हमारे इंडिया के नहीं है। एंड फुले सेड दैट द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो अपर कास्ट है उनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि उनके पास जो लैंड है या पावर है, उनके पास किसी भी प्रकार का ऐसा राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने इसके बारे में बोला। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि ज्योतिबा जो फुले थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो ये ब्राह्मण अपर कास्ट अपने आप को मानते हैं ना, वो तो इंडिया के है ही नहीं, तो उनके पास तो कोई राइट होना ही नहीं चाहिए। उनकी ये डिमांड हो गई, उन्होंने ये बात की। He claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside fairly. He proposed that Sudras and Ati Sudras should unite to challenge caste discrimination. The Satyasodhak Samaj was founded by Mr. Fulle and he propagated caste equality. ठीक है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने क्या कहा है, जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्यन आने से पहले हमारे यहाँ पर जो समय था वो गोल्डन एज का समय था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये तो बात आप मानती हो। ये गोल्डन एज का समय था। पीजेंट्स यहाँ पर रहते थे, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर क्या करते थे। जिस वक्त मराठा रूल था किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये सुद्रा जो पीपल थे, जो ये अति सुद्रा पीपल, जिनको सुद्रा पीपल बोला गया, उन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको रोकने के लिए। इसीलिए उनको उसके लिए उन्होंने क्या किया, सत्यशोधक समाज का निर्माण किया। ठीक है, और जिसने क्या किया, कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट किया। इन 1873 फुले रोट अ बुक नेम गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, गुलामगिरी एक बुक लिखी। गुलामगिरी का मतलब है स्लेवरी। ठीक है, अब ये देखिए कि कास्ट सिस्टम को किस प्रकार से हटाने के लिए उपन्यास लिखा गया। तो गुलामगिरी का निर्माण किया। एंड 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर लेड टू द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका। ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर स्लेवरी को खत्म करने के लिए अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से स्लेवरी खत्म की गई। He dedicated his big book to all those Americans who had fought to free the slaves. उन्होंने ये जो गुलामगिरी बुक लिखी है ना, ये थी उन अमेरिकन पीपल की जिन्होंने सेक्रीफाई किया, कि जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया, या जिन्होंने प्रोटेस्ट किया स्लेव को बचाने के लिए, स्लेव को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए गुलामगिरी किसके बारे में, गुलामगिरी है
गुलामों को किस प्रकार से फ्री किया जा सके। मीन शूद्रा को लोअर कास्ट माना जाता था, उनको हमेशा दास माना जाता था, तो ये व्यक्ति दास नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी फ्री, वो मस्ट फ्री होने चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत, आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, गलत तरीका नहीं होना चाहिए अपर कास्ट का। ये तो चीज थी। इसके अलावा फुल्ले वाज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट वीमेन आल्सो एंड द मिजरीज ऑफ द लेबरर एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट। जो ज्योतिबा फुल्ले थे उन्होंने केवल लोअर कास्ट के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जो अपर कास्ट की जो वीमेन थी, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, मिजरेबल लाइफ थी, उसके बारे में भी लिखा। इसके अलावा जितने भी ये लेबरर थे जिनको लोअर कास्ट माना जाता था, उनके साथ जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ जो ह्यूमिलेशन होता था, उसके खिलाफ भी जो ज्योतिबा फुल्ले थे उन्होंने लिखा। तो देखिए किस प्रकार से उस टाइम पीरियड के अंदर जो डिफरेंट प्रोटेस्टर थे या डिफरेंट जो पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जहां पर उन्होंने बुक्स के माध्यम से या आप कह सकते हो अदर तरीके से इस सोशल इनजस्टिस को रोकने के लिए प्रयास किया और सभी को इक्वालिटी मिले या सभी को फ्रीडम मिले, इस सब का प्रयास किया। ठीक है, अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि हु कुड एंटर द टेंपल्स इन द अर्ली एज, जिस वक्त कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। तो 1927 के अंदर अंबेडकर स्टार्टेड अ टेंपल एंट्री मूवमेंट सपोर्टेड बाय द महर कास्ट जो थी, ठीक है, उसके आधार पे, क्योंकि अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर जो थे, उनकी जो कास्ट थी उनको भी लोअर कास्ट माना जाता था। और उस समय में हमारे इंडिया में क्या चीज थी, उस समय में हमारे इंडिया में ये थी कि लोअर कास्ट के व्यक्ति जो है वो टेंपल्स में एंटर नहीं कर सकते, जिस घाट का यूज हाई कास्ट वाले व्यक्ति करते हैं उसका यूज नहीं कर सकते थे। इवन कि जिस कुएं का पानी हाई कास्ट के पीपल जिस कुएं से पानी पीते हैं, तो लोअर कास्ट के व्यक्ति वहां से पानी नहीं पी सकते थे। मींस फुल्ली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता उन व्यक्ति के साथ। तो 1927 के अंदर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, टेंपल एंट्री मूवमेंट को स्टार्ट किया। जितने भी ब्राह्मण पृष्ठ थे वो क्या हुआ, बड़ा गुस्सा हो गए व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेंपल टैंक, जब उन्होंने टेंपल टैंक से पानी पीना शुरू कर दिया। Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 to 1935. 1927 से लेकर 1935 तक उन्होंने क्या किया, टेंपल एंट्री के लिए 3 मूवमेंट चलाई, जहां पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपर कास्ट के जो व्यक्ति जिन्होंने टेंपल में उनका जाना बैन किया था वो सब खत्म हो जाए, और जो ये लोअर कास्ट के पीपल है उनको भी इक्वालिटी का राइट मिले। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the society. Means पूरी सोसाइटी जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो पुराने रीति रिवाज निभाती है, कंजर्वेटिव जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी आप क्या कर सके, अब वो इन व्यक्तियों को इक्वल मान सके। तो उसके लिए भीमराव अंबेडकर ने प्रयास किया। तो आप देख लीजिए कि हु कुड एंटर टेंपल्स। जब तक भीमराव अंबेडकर ने टेंपल एंट्री मूवमेंट नहीं चलाई, उससे पहले लोअर कास्ट का कोई भी व्यक्ति टेंपल में एंटर नहीं कर सकता था। केवल इस मूवमेंट के बाद ही उनको मौका मिला टेंपल में एंट्री करने का, बट इसके लिए भी काफी प्रोटेस्ट उनको फेस करना पड़ा। लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब इसके देख लेते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या थी। नॉन ब्राह्मण इट मींस अपर कास्ट और लोअर कास्ट से रिलेटेड बात है। So the non-Brahman movement started initiated by those non-Brahman caste that had acquired access to education, and you can say they are wealthy person and they you can say they have some power. ये जो मूवमेंट थी वो चलाई किनके द्वारा गई थी, ये उन नॉन ब्राह्मण कास्ट के द्वारा चलाई गई थी जो कि जिनको शुरुआत से ही एजुकेशन मिल गई, जिनके पास कुछ पैसा भी था और पावर भी थी। इसलिए उन्होंने इन नॉन ब्राह्मण पीपल ने ब्राह्मणों के द्वारा जो एक कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन वाली जो पॉलिसी थी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आप कह सकते हो, इनके लिए मूवमेंट स्टार्ट की। दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वर द हियर ऑफ द आर्यंस इन्वेडर्स, जो कि हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो इंडिजीनियस द्राविडियन रेस रहती थी, ये यहाँ के ओरिजिनल पीपल है, और जो ये ब्राह्मण है ये तो व्यक्ति दूसरे देश के आए हैं, तो दे आर द फॉरेनर्स, और उनको ये जो राइट मिले हैं ये नहीं मिलने चाहिए। इसी आधार पे ईवी रामास्वामी नायकर और यू कैन से पेरियर, he joined Congress and left it when he found out that lower caste were made to sit at the distance from the upper caste. अब ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर देखा
कि अपर कास्ट के व्यक्ति तो कहीं और बैठते हैं, लोअर कास्ट के व्यक्ति को दूर बैठना पड़ता है, तो उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ दिया। Even Perrier founded the self-respect movement and argued that untouchable were the true upholders of the original Tamils and Dravidian culture which had been subjugated by the Brahmins. उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर क्या बताया कि जो अनटचेबल पीपल है, हमारे यहाँ की जो द्राविड़ सभ्यता है और जो हमारे यहाँ पर तमिल कल्चर है, रियल में वास्तव में इस कल्चर के जो रियल ओनर है ना, वो ये व्यक्ति है जो ये लोअर कास्ट है, और ब्राह्मण पीपल ने तो इनका दमन करके, इनको दबाकर इनको जीत लिया है, इनका इस कल्चर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट थी वो लगातार चलती रही, और इस नॉन ब्राह्मण मूवमेंट ने अब लोअर कास्ट के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते थे उनके खिलाफ प्रयास किया, उनको हटाने का के लिए प्रोटेस्ट किया। ठीक है। इसके अलावा पेरियर वाज अ क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर आल्सो। ठीक है, स्पेशली द कोर्स ऑफ द मनु। ठीक है, द एडिशन लॉ गिवर एंड द भगवत गीता एंड द रामायण। ठीक है, जहां पर लोअर कास्ट और हाई कास्ट की बात की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण ओवर द लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर द वीमेन। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें है ना, ये क्या दिखाती है, ये टेक्स्ट हमें बताती है कि सोसाइटी में ब्राह्मणों की अथॉरिटी होनी चाहिए अदर कास्ट के ऊपर, दूसरा मेल का फीमेल के ऊपर डोमिनेशन होना चाहिए। तो ये जो आप कह सकते हो ये धर्म ग्रंथ है ना, ये झूठे हैं, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया। These assertions did not go unchallenged। अब उन्होंने जो ये क्वेश्चन मार्क उठाए ये अनचैलेंज नहीं जा सकते। It led to the rethinking and you can say some self-criticism among the upper caste also, जो कि नेशनलिस्ट लीडर थे अपर कास्ट के, उन्होंने भी इसके ऊपर सोचा। But the orthodox Hindu society जो थी, it reacted by the founding of the Santanam Dharma Sabha and Bharat Dharma Mahamandal, you can say, in the north, and association like the Brahman Sabha in Bengal। ये सब उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो क्या कर सके, वो भी इनको चैलेंज दे सके। The objective of these association was to uphold the caste distinctions and as the cornerstone of the Hinduism, and so how this was sanctified by the scriptures। इन सब आप कह सकते हो इन सब एसोसिएशन का बनाने का मुख्य उद्देश्य जो ये था वो था कि अपर कास्ट की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो यही कहते हैं कि ये व्यक्ति अपर कास्ट है और ये व्यक्ति लोअर कास्ट है। अपर कास्ट के पास ये राइट है, लोअर के कास्ट के पास ये राइट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की ताकि वो इनके प्रोटेस्ट को चैलेंज कर सके। राइट। So students, chapter is over. I think everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.